नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दायरे स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज अपन तनाव का अर्थ, प्रकार और निवारण के उपाय देखने वाले हैं इस टॉपिक में। और ये टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी जो बुक चलती है बाल्य अवस्था एवं विकास की प्रक्रिया, ठीक है, बाल्य अवस्था एवं विकास की प्रक्रिया जो आपकी बुक है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि मैं बीएड से संबंधित वीडियो डालता रहता हूँ, वो वीडियो आप तक पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अर्थ देखने वाले हैं। अर्थ इसका क्या है, आखिरकार में तनाव कहते किसे हैं वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि जब व्यक्ति के मस्तिष्क में गंभीर भारीपन, खिंचाव, क्रोध उत्पन्न हो जाता है तथा क्रोध खिंचाव की दर बढ़ती ही जाती है, इसे ही अपन तनाव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा मैं आपको कि जब व्यक्ति के मस्तिष्क में, यानी आपको पता है कि तनाव तो मस्तिष्क में ही होता है और कहाँ होता है, ठीक है, में गंभीर भारीपन यानी मस्तिष्क में जब भारी भारी सा महसूस हो, ठीक है, इसके बाद में खिंचाव हो अचानक से और क्रोध आए, क्योंकि जब मस्तिष्क में भारीपन होगा, खिंचाव होगा तो क्रोध आएगा, ठीक है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और उसके साथ में क्रोध व खिंचाव तो आता ही है, और खिंचाव की है ना जो दर बढ़ती जाती है, यानी जो खिंचाव है ना उसकी दर धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है, उसे अपन तनाव कह सकते हैं। जैसे ये मस्तिष्क है, ठीक है, इसमें भारीपन महसूस हो, भारीपन, ठीक है, खिंचाव हो, ठीक है, क्रोध आए, और इन सब की जो दर है वो यदि बढ़ती ही चली जाए तो उसे अपन तनाव बोल सकते हैं। यहाँ पर और कुछ इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको भी देख लेते हैं कि इस तनाव का प्रभाव उसके समस्त जीवन पर पड़ता है। यानी ये जो तनाव होता है ना उसका प्रभाव उसके समस्त जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि मस्तिष्क एक मैन अपन की जो पावर है, यानी पावर हमारा क्या है, मस्तिष्क है, और यदि उसमें भारीपन आए, क्रोध आए तो पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव में क्या क्या पड़ेगा, वह इस मानसिक तनाव से मुक्त होने में असमर्थ महसूस करता है, यानी वह है ना जो ये जो मानसिक तनाव है, मस्तिष्क का जो तनाव है उससे मुक्त होना चाहता है। हर कोई तनाव से मुक्त होना चाहता है, लेकिन वह ये महसूस करता है, असमर्थ महसूस करता है, यानी वो ये सोचता है कि मैं इस तनाव से नहीं निकल पा रहा, मैं नहीं निकल पाऊंगा, ऐसा उसको महसूस होने लगता है जब तनाव होता है तब। ठीक है, तो ये लाइन क्लियर हो गई कि यहाँ पर पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर तनाव से वो मुक्त होना चाह रहा है, लेकिन वो असमर्थ है, वो उस चीज़ से मुक्त नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने आप को भयभीत व भावी संकट में गिराव हुआ महसूस करता है तथा कार्य करने की क्षमता भी कम होती जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखो बात स्पष्ट तरीके से बता दूं कि देखो उसके जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ेगा तनाव का। ठीक है, वो मुक्त होना चाहता है लेकिन असमर्थ है। अब वो मुक्त नहीं हो पा रहा है तो वो भयभीत हो जाएगा और भावी संकट उस पर आने लगेगा। वो ये सोचने लगेगा कि तनाव से मैं मुक्त नहीं हो पा रहा है, और फिर वो डरने लगेगा अंदर ही अंदर, यदि मैं तनाव से मुक्त नहीं हो पाऊंगा और मैं ये चीज़ें नहीं कर पाऊंगा तो मेरा भविष्य कैसा होगा। तो वो भयभीत हो जाता है अपने फ्यूचर को देखकर, और वो ये सोचता है कि भावी संकट यानी और दूसरा संकट भी आ सकता है, मैं यदि इस काम को नहीं करूँगा तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना
कर सकता है। जैसे अपन कहते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ बात को समझना, जैसे अपन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफल नहीं हो रहे और अचानक तनाव बढ़ गया, तो आप क्या सोचोगे? सबसे पहले तो ये सोचोगे इससे हम नहीं पा रहा, भयभीत होंगे, डर लगेगा। डर किस बात का लगेगा कि मैं फेल नहीं हो जाऊं, क्योंकि घर वालों ने इतने पैसे खर्च किए गए हैं कोचिंग पर और मेरा फ्यूचर क्या होगा। और फिर भावी संकट का मतलब वो ये सोचेगा कि मेरा आगे का फ्यूचर कैसा होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें तनाव को बढ़ाती हैं। तो अब मेरे को बताओ कि उसके पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, आशा करता हूँ। यदि आप पूरी वीडियो देखते हो तो इस टॉपिक से संबंधित आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक विद्वान आते हैं नॉर्मन टैलेंट, ठीक है। ये विद्वान क्या कहते हैं कि तनाव में ऐसे दबाव का बोध होता है, यानी तनाव में ऐसे दबाव का बोध होता है कि कोई सिर को दबा रहा हो ना, ऐसा बोध होता है जिससे व्यक्ति पर्याप्त रूप से कार्य करने की योजना संकटग्रस्त हो जाती है। यहाँ पर कार्य करने की योजना संकटग्रस्त हो जाती है, यानी यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहा है, मैं जो बता रहा हूँ वो समझो कि तनाव जब होता है तो दबाव का बोध हो जाता है, यानी तनाव होता है तो मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है और इस दबाव के कारण जो व्यक्ति होता है उसने जो कार्य सोच रखा है ना, वो कार्य सोच रखा है और उसकी योजना भी उसने बनाई होगी कि मैं ये ऐसे ऐसे कार्य करूँगा, तो वो योजना है ना जो विफल होने लगती है, यानी संकटग्रस्त हो जाती है, वो योजना फेल हो जाती है, ये मानो। क्योंकि तनाव जब बढ़ेगा तो जो हमने सोच रखा है उस पर अपन सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे और हमने जो कार्य की योजना बनाई है वो संकटग्रस्त हो जाएगी, उसको अपन कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि तनाव बढ़ रहा है तो काम कहाँ करेंगे, काम नहीं करेंगे तो अपन की योजनाएं हैं ना जो विफल हो जाएंगी। ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि दबाव बढ़ जाता है तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ तक हमने है ना जो अर्थ देखा है, ठीक है, यहाँ तक हमने अर्थ देखा है तनाव का, स्ट्रेस का, कि स्ट्रेस होता क्या है। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर अपन क्या देखने वाले हैं, तनाव के प्रकार देखने वाले हैं। तो तनाव के प्रकार मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तनाव मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला जो तनाव होता है वो जैविक तनाव होता है और दूसरा जो तनाव होता है वो मनोवैज्ञानिक तनाव होता है। तो एक एक को जानने वाले हैं। सबसे पहले देखना कि जैविक तनाव क्या होता है। भयानक रोग जैसे एड्स, कैंसर और दुर्घटना में अंग क्षतिग्रस्त हो जाना, यानी एड्स, कैंसर और दुर्घटना में यदि किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, तो इन सभी से है ना जो इन सभी के कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो जाती है, यानी कम हो जाती है और हो जाने के कारण तनाव बढ़ जाता है। यानी भयानक रोग जैसे एड्स, कैंसर और आप देखोगे कि दुर्घटना में यदि पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो वो लाचार सा हो जाता है और उसके कार्य करने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि कैंसर में कार्य करने की क्षमता बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। वो ये सोचता है कि मेरा जीवन खत्म होने वाला है, तो बहुत सारे तनाव उत्पन्न हो जाते हैं ऐसे रोगों में। तो जब वो कुछ नहीं कर पा रहा तो समाज का भी उसको सुनना पड़ता है। कार्य करने की जो क्षमता होती है वो डाउन होती चली जाती है और इससे जो तनाव उत्पन्न होता है उसे अपन जैविक तनाव अपन बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो तनाव होता है वो मनोवैज्ञानिक तनाव होता है। मनोवैज्ञानिक तनाव होता है यानी मन का तनाव होता है। कैसे? व्यक्ति के क्रोधी होने के कारण। एक तो तनाव है ना जो व्यक्ति के क्रोध करने से भी हो सकता है और दूसरा तनाव मन में हुतल पुतल होना,
विचारों का द्वंद्व चलना, ऐसी कोई बात हो गई जिससे आपका जीवन संकट में आ गया, तो आपके माइंड में है ना बहुत सारे विचार चलेंगे, आपके माइंड में उथल पुथल चलती ही रहेगी और आपको क्रोध आएगा। और उससे क्या होगा कि मस्तिष्क की भी कोई कैपेसिटी होती है, आप बार बार सोच रहे हो, सोचते ही जा रहे हो, तो मस्तिष्क जो है उसमें तनाव, एक प्रकार से तनाव बढ़ता ही जाता है। तो इस तनाव को क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक तनाव कहते हैं। यानी मन, आपका मस्तिष्क या मन में विचार बहुत सारे चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई ने आपने सोशल मीडिया में किसी लड़के के पास में कमेंट कर दिया या किसी भेज दिया आपने, तो उसके घर वालों को पता चल गया, तो उसने आपके ऊपर केस कर दिया, तो आपके माइंड में क्रोध नहीं है, क्रोध तो आएगा नहीं आएगा, लेकिन विचारों की उथल पुथल चलती रहेगी कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं नौकरी में अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार की कंडीशन में आप देखोगे कि तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे मनोवैज्ञानिक तनाव आप बोल सकते हो। इसके बाद में हमने है ना जो तनाव के प्रकार देख लिए। अब तनाव को दूर किस प्रकार किया जाए, क्योंकि कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान जरूर होता है। तो इस समस्या जो भी तनाव है उसको अपन दूर कर सकते हैं, और दूर करने की कौन कौन सी 2 विधियाँ बताई गई हैं, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। इन दोनों में कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में भी मैं लिखूंगा और आपको जस्ट बताऊंगा कि इसके अलावा और कौन कौन से उपाय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि तनाव को दूर करने के 2 विधियों से किया जा सकता है। यानी तनाव को दूर 2 विधियों से किया जा सकता है। पहली जो विधि है वो प्रत्यक्ष विधि है, दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि, गेट्स व अन्य का मतलब वो अन्य मत समझ लेना, अन्य विद्वान है कोई। ठीक है, तो गेट्स और अन्य एक विचार प्रस्तुत करते हैं इस प्रत्यक्ष विधि के बारे में। तो आइए इसको भी समझते हैं। सबसे पहले देख लो कि प्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग विशेष रूप से समायोजन की किसी विशेष समस्या के स्थायी समाधान के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार क्लियर और कर देता हूँ। इस लाइन को अभी मत पढ़ो आप, ठीक है, इस लाइन को छोड़ दो और पूरी लाइन को पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग, यानी इस विधि का प्रयोग किसी विशेष समस्या के स्थायी समाधान के लिए किया जाता है। यानी गेट्स और अन्य ये बोल रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष विधि है, ये जो प्रत्यक्ष विधि है उसका प्रयोग कोई भी विशेष समस्या, छोटी मोटी समस्या नहीं, कोई विशेष समस्या जिसका स्थायी समाधान करने के लिए इस प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गई? ये आप है ना जो याद करो तो करो, नहीं मत करना। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। इसके बाद में गेट्स व अन्य प्रत्यक्ष विधि निम्नलिखित है। यानी प्रत्यक्ष विधि को पॉइंटों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गेट्स व अन्य विधि, यानी गेट्स व अन्य प्रत्यक्ष विधि में बहुत सारे प्रकार बताते हैं प्रत्यक्ष विधि के भी, तो उसको यहाँ पर बता रहे हैं। तो पहली इस प्रत्यक्ष विधि में आएगी बाधा का विनाश या निराकार विधि। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे आगे। ठीक है, बाधा का विनाश, इसका मतलब ये है कि तनाव है, आपको तनाव हो गया मान लीजिए, ठीक है, और इस तनाव का कोई ना कोई तो कारण होगा ना, या कोई समस्या तो होगी ना। गेट्स कहता है प्रत्यक्ष विधि में कि जो समस्या है उसका अपन, समस्या का मतलब बाधा, यहाँ पर कौन सा शब्द यूज लिया गया है? बाधा। यदि उस बाधा का ही अपन समाधान कर देते हैं, उस बाधा को स्थायी रूप से समाधान कर देते हैं, यहाँ पर भी बोला समस्या के स्थायी समाधान के लिए, यदि उस समस्या का स्थायी समाधान कर देते हैं तो तनाव निश्चित ही खत्म हो जाएगा। तो यही इसमें बताने का प्रयास कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इस विधि द्वारा उस बाधा का विनाश किया जाता है जो
जो उद्देश्य को प्राप्त नहीं करने देती। यानी इस विधि द्वारा उस बाधा का विनाश किया जाता है। ठीक है, इस विधि द्वारा उस बाधा का विनाश किया जाता है जो उद्देश्य को प्राप्त नहीं करने देती। यानी भविष्य में कोई उद्देश्य है आपका, जैसे आप सबका उद्देश्य होता है नौकरी लगना सरकारी, ठीक है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। आपका उद्देश्य सरकारी नौकरी है और उस सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। अब जो वो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, जो आपको नौकरी लगने पर रोक रही हैं, तो उन बाधाओं का ही समाधान कर दिया जाए तो आप नौकरी लग जाओगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी बोल रहा है कि जो तनाव होता है वो किसी बाधा के द्वारा उत्पन्न होता है, किसी समस्या के द्वारा उत्पन्न होता है, और इस विधि के द्वारा उस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना ही इस प्रत्यक्ष विधि में इस पॉइंट का अर्थ है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है अन्य उपायों की खोज। अब यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें यहाँ पर ये समझाने पर अन्य उपायों की खोज, यानी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तनाव किस कारण हुआ है, समस्या का समाधान, जो समस्या है आपकी उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप अन्य उपाय खोज सकते हैं उस तनाव को दूर करने के लिए। यहाँ पर इसमें यही बताया गया है। तो यदि तनावग्रस्त व्यक्ति बाधा का विनाश नहीं कर पा रहा, यानी तनावग्रस्त व्यक्ति जिसको तनाव हुआ है वो उस बाधा का विनाश नहीं कर पा रहा है, जो बाधा उसको तनाव उत्पन्न कर रही है, तो उसे उस बाधा का विनाश करने के लिए और दूसरे उपाय खोजने चाहिए। यानी और दूसरे उपायों के द्वारा एक उपाय से यदि बाधा का विनाश नहीं हो रहा है तो दूसरे उपाय खोज सकता है। जैसे यहाँ पर समझाया गया है कि ये कोई व्यक्ति है जो यहाँ से आम तोड़ रहा है, आम का पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, आम का पेड़ है, ठीक है, इस पर आम लगे हुए हैं, तो ये इस पर चढ़कर जो आम नहीं तोड़ पा रहा है, तो इसके सामने समस्या क्या आ रही है कि ये इसमें से आम नहीं तोड़ पा रहा है। तो क्या ये इसको तनाव हो गया है कि यार मैं आम नहीं तोड़ पा रहा, तो क्या ये निराश होकर बैठ जाए, क्या ये दूसरे उपाय और खोजेगा, अन्य उपाय और खोजेगा, जिसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। अन्य उपाय क्या खोजेगा, या तो कोई बड़ा डंडा लाएगा जिससे हिलाकर तोड़ लेगा, या आम के ऊपर चढ़कर तो तोड़ ही नहीं पा रहा, पत्थर से मारकर तोड़ लेगा। तो ये जो डंडा और जो पत्थर बगा कर तोड़ रहा है वो अन्य उपाय हो जाएंगे समस्या के समाधान के लिए। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये आपको सही समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स प्रत्यक्ष विधि में तीसरा और चौथा और देखेंगे, उसके बाद में अपन देखेंगे तनाव को दूर करने वाली अप्रत्यक्ष विधियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये सारा का सारा वीडियो को रोक कर लिख लिया है ताकि आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, तीसरा दो हमने प्रत्यक्ष विधि के पॉइंट देख लिए हैं, तीसरा सी वाला हमारे है अन्य लक्ष्यों की प्रतिस्थापन विधि। यानी अन्य लक्ष्यों की प्रतिस्थापन विधि का मतलब फ्रेंड्स इसमें यह है कि यदि मान लीजिए आपका कोई मूल लक्ष्य है, जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना आपका लक्ष्य है, आपने बहुत मेहनत की लेकिन आप फर्स्ट ग्रेड में लग नहीं पा रहे हो, कितना भी प्रयास कर लिया लग नहीं पा रहे हो, तो आप के अंदर है ना जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो अब उस तनाव को उत्पन्न करने के लिए आप क्या करोगे, सेकंड ग्रेड टीचर का सपना देख सकते हो। आप सेकंड ग्रेड टीचर में आप लग भी जाओगे क्योंकि वहाँ पर तैयारी की है तो उसके नीचे लेवल का ही तो आएगा ना, तो वहाँ पर आप लग सकते हो। यही इसमें बताया गया है अन्य लक्ष्यों की प्रतिस्थापन विधि, यानी अन्य लक्ष्यों के बारे में नींव रखना, अन्य लक्ष्यों की नींव रखना मूल लक्ष्य को छोड़कर। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, जब व्यक्ति अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो इस विधि द्वारा तनाव को दूर करने के लिए दूसरा अन्य लक्ष्य प्राप्त करने की सोच सकता है। यानी आपका जो मूल लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो आप कोई दूसरा अन्य लक्ष्य आप सोच सकते हो जिससे कि आपका तनाव कम हो जाए। यहाँ पर आप देख रहे हो फ्रेंड्स, उदाहरण भी मैंने लिया है कि
एक हॉकी खिलाड़ी है, मान लीजिए ये हॉकी खिलाड़ी है और वर्षा के कारण हॉकी नहीं खेल पा रहा है, यानी ये मनोरंजन करना चाहता है लेकिन हॉकी नहीं खेल पा रहा है क्योंकि वर्षा हो रही है और वर्षा में हॉकी नहीं खेल सकता क्योंकि फिसल जाए। तो वो क्या करेगा, तो वह अन्य खेल शतरंज या कोई अन्य खेल खेल सकता है, यानी डबल बार लिख दिया ना, शतरंज का खेल खेल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने देखा कि जो उनका जो मूल लक्ष्य था हॉकी खेलना वो नहीं खेल पा रहा है, बहुत सारी कंडीशन ऐसी हो गई, तो उसने क्या चुना, दूसरा, यानी अन्य लक्ष्य कौन सा चुन लिया, शतरंज का खेल उसका अन्य लक्ष्य हो जाएगा, इससे उसका डिप्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर हो रहा होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल, बेल आइकन को दबा दो। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में चौथी विधि है व्याख्या व निर्णय विधि। इसमें सारे में सारा यही है फ्रेंड्स कि यदि मान लीजिए आपके पास में दो लक्ष्य हैं, दो निर्णय ले लें, दो निर्णय आपके सामने आ गए हैं, तो आपको एक निर्णय चुनना है और उसके बारे में आप खूब सोचोगे तो आपके दिमाग में तनाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं ये लक्ष्य चुनूं या ये लक्ष्य चुनूं, तो एक लक्ष्य चुन लो, वहाँ पर आपका तनाव खत्म हो जाएगा। तो यही व्याख्यान व निर्णय विधि है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इसके सामने दो लक्ष्य आ गए, मान लीजिए ए लक्ष्य या बी लक्ष्य मान लीजिए, तो दो लक्ष्य हैं उसके सामने, दोनों में से एक का चुनाव करना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही वह एक का चुनाव करेगा, क्योंकि यहाँ पर तनाव हो रहा है उसको, क्योंकि दो लक्ष्य हैं, दो बराबर के लक्ष्य हैं और वो ये सोच रहा है कि यार मैं इस लक्ष्य को चुनूँ तो ये लक्ष्य छूट जाएगा, ये लक्ष्य चुनूँ तो ये लक्ष्य छूट जाएगा, तो तनाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उसको एक चुनना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिया गया है कि एडवर्ड अस्टम के सामने दो लक्ष्य थे। ठीक है, पहला लक्ष्य कौन सा था, इंग्लैंड का राजा बनना, दूसरा लक्ष्य उसके सामने था मिसेज सिम्पसन से विवाह करना। दो लक्ष्य थे, या तो इंग्लैंड का राजा बने या सिम्पसन के साथ में विवाह कर ले। ठीक है, तो उसने क्या चुना, उसने इसको चुन लिया, यानी उसने सिम्पसन से विवाह कर लिया और इंग्लैंड के राजा बनने का जो पद था उसको ठुकरा दिया। तो यहाँ पर भी देख ले, यहाँ पर भी आपने देखा कि लड़की को चुना ना, तो ये पूरा संसार लड़की चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा पद उसने ठुकरा दिया, तो यहाँ पर उसको तनाव उत्पन्न हो गया। क्यों, क्योंकि ये पद भी बहुत बड़ा है और ये पद भी बहुत बड़ा है और इसकी जैसी दूसरी नहीं होगी, इसलिए तनाव उत्पन्न हो गया और उसने एक को चुन लिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद में तनाव दूर करने की अप्रत्यक्ष विधि, तनाव दूर करने की अप्रत्यक्ष विधि। तो फ्रेंड्स, इस विधि के बारे में ये दूसरी विधि आ गई, यानी तनाव दूर करने की अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसमें भी फ्रेंड्स ये जो गेट्स और अन्य जो विद्वान है वो ये यहाँ पर बोल रहा है कि इस विधि का प्रयोग दुखपूर्ण तनाव को कम करने के लिए किया जाता है, यानी ये जो अप्रत्यक्ष विधि है उस अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग दुखपूर्ण तनाव को दूर करने के लिए किया जाता है। ज़्यादा दुख उत्पन्न हो रहा हो तनाव से, रोने लग गए, इतना रो रहा हो उस तनाव से, तो दुख भरे जो तनाव होते हैं उनको दूर करने के लिए इस विधि का यूज लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें है ना जो भी विधियाँ हैं, शोधन विधि, पृथक्करण विधि, दिवा स्वप्न दोष विधि, दमन विधि, प्रक्षेपण विधि। ठीक है, तो इस विधि की बात करते हैं। शोधन विधि क्या होती है कि काम प्रवृत्ति पूरी नहीं हो रही, काम प्रवृत्ति पूरी नहीं हो रही, ये जो काम है ना उस चीज़ के बारे में समझने का अपन काम करते हैं, कोई सा भी काम, वो नहीं है काम वासना। अब हर व्यक्ति के, लड़का हो या लड़की हो, उसके अंदर काम वासना होती है एक दूसरे के प्रति, तो वो काम वासना जब पूरी नहीं होती है तो तनाव उत्पन्न हो जाता है। कई लोग ऐसे हस्तमैथुन उसमें करते हैं। हस्तमैथुन क्यों करते हैं, क्योंकि काम वासना को दूर करने के लिए। ठीक है, तो इस काम वासना को दूर करने के लिए दूसरा रास्ता चुनना है ना, तो इस काम वासना के कारण माइंड में तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस शोधन विधि का यूज कर सकते हैं। जैसे तनाव बढ़ रहा हो तो कम करने के लिए, यानी तनाव, ये काम प्रवृत्ति पूरी नहीं हो रही और तनाव बढ़ रहा हो, तो मानव
इसको कम करने के लिए किस पर ध्यान दे सकता है? कला, धर्म, साहित्य, पशुपालन, समाज सेवा आदि कर सकता है। काम वासना से तनाव उत्पन्न हो रहा है तो इन चीज़ों को वो अपना सकता है ताकि उसका तनाव कम हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरी विधि यहाँ पर देखो, पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि क्या है? यानी इसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि जिस कारणों से आपके अंदर तनाव उत्पन्न हो रहा है उन कारणों से पृथकता, यानी उससे दूर हो जाना। जब उन चीज़ों से ही दूर हो जाएगा तनाव निश्चित ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, तनाव उत्पन्न करने वाली चीज़ों से दूर हो जाना। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक लड़का है, ये मित्र समूह है, यानी मित्र समूह है। ठीक है। इसके ये सारे के सारे मित्र हैं और किसी कारण मान लीजिए काला है, तो ये जो ही इनके पास में जाता है तो ये चिढ़ाते हैं उसको, तो वो घर जाकर उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस विधि के द्वारा ये क्या करेगा, इनसे दूर हो जाए, इनसे दोस्ती तोड़ ले। अब दोस्ती तोड़ लेगा तो ये इनको परेशान नहीं करेगी। बात सीधी सी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। तीसरी विधि दिवा स्वप्न विधि। ठीक है। दिवा स्वप्न विधि, ये विधि क्या होती है? यानी कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही और तनाव उत्पन्न हो रहा है तो आप उनके स्वप्न देख सकते हो, सपने देख सकते हो कल्पना के माध्यम से, और उसमें वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आपने सोची हैं वो करना चाह रहे हो, और वो चीज़ें है ना जो आप स्वप्न में जाकर कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तनाव दूर करने के लिए स्वप्न देखना। ठीक है। स्वप्न देख सकते हो आप। जैसे एक लड़का है और ये लड़की है, मान लीजिए लड़का इससे शादी करना चाहता था लेकिन किसी कारण बस नौकरी भी नहीं लगा और इसके घर वालों ने मना कर दिया। अब ये इसको पसंद थी और ये इतना तनाव में डूब गया, इतना तनाव उत्पन्न हो गया। अब इस तनाव को दूर करने के लिए वो दिवा स्वप्न विधि का यूज कर सकता है, क्योंकि इसको ये तो मिलने वाली नहीं रही, क्योंकि इसकी शादी हो गई। मान लीजिए इसकी शादी भी हो गई तो ये क्या करेगा कि स्वप्न देख सकता है इसकी, और स्वप्न में ही शादी कर सकता है। स्वप्न में ही जो भी वो काम करना चाहता है वो स्वप्न में ही कर सकता है। इससे क्या होगा कि उसके तनाव दूर हो जाएगा। तो यही विधि है, स्वप्न देखकर अपने मन की इच्छा पूरी करना सपने में। ठीक है। क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में चौथी विधि है इसमें दमन विधि। इसमें फ्रेंड्स ये है कि जो इच्छाएं आपकी हैं वो पूरी नहीं हो पा रही और आपके तनाव उत्पन्न हो रहा है तो वो उन इच्छाओं को ही मार दो, तनाव अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अपनी इच्छाओं का दमन कर देना, जिन इच्छाओं से तनाव उत्पन्न हो रहा है, यानी उन इच्छाओं को ही दमन कर दो जिन इच्छाओं से आपको तनाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा होगा। पांचवी विधि इसमें है प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण का मतलब दूसरे पर आरोपित करना, यानी जिन दोषों के कारण तनाव उत्पन्न हुआ है उन दोषों का आरोप दूसरे पर लगाना। यानी मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने झूठा लांछन लगा दिया है। ठीक है। आपको तनाव हो गया है कि यार मैंने तो काम किया ही नहीं। ये मान लीजिए आपके ऊपर मर्डर का केस लगा दिया और आपने वो चीज़ें की ही नहीं, तो आप क्या करोगे, दूसरे पर उस चीज़ का आरोप लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि तनाव उत्पन्न होगा। वो आप ऐसे बोल सकते हो मैंने ये चीज़ें की ही नहीं, इसने की है, इसने सारे काम किए, जिसने किया है ना उस पर आरोप लगा दो। तो इससे क्या होगा, यानी प्रक्षेपण का मतलब दूसरे पर आरोप लगाना। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि तनाव कम हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण है, एक खाती द्वारा दरवाज़ा खराब बनने पर कहता है तुम्हारी लकड़ी ही गीली थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ खाती कहता है कि तुम्हारी जो लकड़ी थी ना वो गीली थी, इसीलिए दरवाज़ा है ना जो टेढ़ा बन गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोस्त दूसरे पर आरोप कर दिया, यहाँ पर एक खाती ने लकड़ी पर अपना आरोप लगा दिया। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर ही समझ में आया होगा। ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।